एवरीवन, वेलकम टू मोवियस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, रिसोर्सेज के बारे में जाना था। तो उसी से रिलेटेड आगे हमारा चैप्टर 2 है, यानी कि हमें आगे आज क्या चैप्टर पढ़ना है। हम लोग को आज लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में जानना है। रिसोर्सेज हम लोगों ने देखा था किस चीज़ को बोलते हैं। तो रिसोर्सेज क्या होते थे आपके, यानी जो ऐसा थिंग्स हमारे नीड्स को, हमारे जो लाइफ को हेल्प करने में, सर्वाइव करने हेल्प करने में जो चीज़ भी हमें यूज़ आती है, जो ज़रूरतें होती हैं, वो सारे क्या होते हैं, रिसोर्सेज हो जाते हैं। जैसे आप घर पे रह रहे हो, आप घर किस पे बना हुआ, लैंड पे बना हुआ, तो लैंड क्या हो गया, एज ए रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है। वाटर, हमें पीने के लिए क्या होती है, पानी की ज़रूरत होती है। हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है वाटर का, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है। सो वाटर भी क्या हो गया, हमारे रिसोर्सेज हो गए। सारी चीज़ जो हमारे आसपास आपको दिख रहे हैं, जो हमारी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, हमारी ज़रूरतें में काम आती है, वो सारी चीज़ आपके क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली पर्टिकुलरली पढ़ना है हर एक रिसोर्सेज के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ पे एक छोटी सी स्मॉल सी कहानी है, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका, यानी एक स्मॉल विलेज क्या है, उसका नाम तंजानिया, और ये कहाँ पड़ रहा है आपका, अफ्रीका में पड़ रहा है। वहाँ माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। अब क्या बोल रहा है कि वहाँ तंजानिया में माम्बा एक लड़की है, वो क्या हो रही, बहुत ही सुबह सुबह उठ जाती है। किस लिए उठ जाती है, उसको पानी भरना होता है। She has to walk a long way and returns after a few hours। और उसको पानी भरने के लिए बहुत ही दूर जाना पड़ता है, उसको घंटों लग जाते हैं उसको वापस आने में, कुछ आवर्स या घंटे लग जाते हैं। She then helps her mother in the house and joins her brother in taking care of their goods। उसके बाद वो जैसे ही पानी भर के आती है, फिर वो किसके, अपनी मदर के हेल्प में लग जाती है, चाहे किचन में या घर के कामों में वो लग जाती है। फिर उसके भाई, उसका जो भाई था, वो जो गोट चराया करता था, तो उसके केयर में, या गोट्स पाला करता था, तो उसको भी है वो हेल्प करती है। यानी जो माम्बा थी, वो सुबह सुबह उठकर पानी भरने के लिए चली जाती थी, जो कि बहुत दूर था, उसको घंटों लग जाते थे। आते ही घर आते के साथ ही वो क्या करती थी, अपनी मम्मी की हेल्प करती थी घर में, किचन में। फिर वो क्या करती थी, साथ ही साथ वो अपने भाई का भी हेल्प करती थी गोट के केयर करने में। All her family owns in a piece of rocky land around her small hut। अब ये लोग रहती किस जगह पे है, तो ये ऐसी जगह पे रहते हैं जो बहुत ही रॉकी एरिया है। उस रॉकी एरिया में एक थोड़ा सा जगह पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनका क्या है, एक छोटा सा हट है। Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard। अब क्या बोल रहे, इसी जगह पे वो क्या करते हैं, उसके जो फादर है बहुत ही मेहनत करके क्या ग्रो करते, क्या कल्टीवेट करते हैं, तो मेज और बीन्स की वो खेती करते हैं उस छोटे से जगह पे, एंड बहुत ही हार्ड वर्क करके वो ये खेती करते हैं। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। लेकिन ये उतना नहीं कल्टिवेट कर पाते जितना वो पूरे साल अपनी फैमिली को क्या करवा सके, खिला सके, यानी फीड करवा सके। वो इतना मेहनत करने के बावजूद भी उस एरिया में क्या करते हैं, उतना कल्टिवेट नहीं कर पाते जितना वो क्या कर सके, अपनी फैमिली को खिला सके। ये तो थी माम्बा की कहानी, माम्बा की फैमिली की स्टोरी, और माम्बा कहाँ रहती है, वो सारी चीज़। लोगों ने माम्बा की स्टोरी देखा। अब एक और स्टोरी है आपके साथ, वो क्या है, पीटर की स्टोरी। यानी कि पीटर एक लड़का है। अब उसकी स्टोरी देखते क्या बोलता है। तो पीटर लिव्स इन दी हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपका जो पीटर है वो कहाँ रह रहा है, वैसा जगह जहाँ पे क्या हो रही, शीप रियरिंग रीजन है, जहाँ पे शीप को पाला जाता है। और वो कौन सी जगह है आपका, तो वो न्यूजीलैंड वाली जगह, जहाँ पे उसकी फैमिली क्या करती है, एक फैक्ट्री में ऊल का, जो ऊल निकाला जाता है शिप से, वो काम करती है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप। जब भी वो पीटर स्कूल से घर आया करता था, तो वो देखता था कि उसके जो अंकल है वो शिप का क्या करते हैं, ख्याल रखते थे। देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रेसी प्लेन। जो उसका शिप यार्ड था, जो उसकी शिप की फैक्ट्री थी, वो कहाँ सिचुएटेड थी, तो वो ग्रेसी प्लेन पे सिचुएटेड थी, यानी प्लेन एरिया थी, विथ हिल्स इन द फार डिस्टेंस। और उसके जो कुछ दूरी पर क्या थे, हिल्स थे, यानी हिल्स के साथ वो क्या थी, एक ग्रेसी प्लेन एरिया थी, जहाँ पे क्या थी, उस शिप यार्ड सिचुएटेड था।
इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और उसको मैनेज कैसे करते थे, तो पीटर के जो फैमिली थी वो वेल नॉन थी किस चीज़ से, टेक्नोलॉजी से, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी की हेल्प करके वो सारी चीज़ को मैनेज किया करते थे। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर की फैमिली सिर्फ वूल का काम नहीं बल्कि वेजिटेबल्स भी ग्रो किया करते थे विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी ऑर्गेनिक तरीके से क्या करते थे, वो फार्मिंग भी क्या करते थे। यानी से ये पता चलता है कि पीटर की फैमिली वेल नोन थी, जो टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग सारे काम करते हैं, तो पीटर की फैमिली वो सारी यूज़ करती थी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो शिप यार्ड्स में लगाती थी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करके अच्छे तरीके से वेजिटेबल का भी ग्रो किया करते थे। अब यहाँ पे क्या दोनों कहानी को कंपेयर किया गया कि आप दोनों कहानी में देखते हैं कि कितनी डिफरेंसेस हैं। तो चलिए देखते हैं। तो माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियसली माम्बा और पीटर क्या थे, दोनों अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स, एक अफ्रीका में रहने वाली थी, एक न्यूजीलैंड में रहने वाला था। सो दो अलग अलग जगह की कहानी हम लोगों को देखने की मिली एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स। और उनकी जो लाइफ स्टाइल्स थी वो भी बहुत ही क्या थी, डिफरेंट थी। Their differences is because of the differences in quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and the usage of technology। और ये differences create कैसे हुआ, तो ये differences क्या है, difference इसलिए आया क्योंकि दोनों जगह की क्या थी, अलग क्लाइमेट थी, अलग सॉइल्स होंगे, अलग लैंड होंगे, क्वालिटी ऑफ लैंड जो थी वो अलग थी। वाटर अगर कहीं पे अवेलेबिलिटी देख रहे हो कि माम्बा को कितना दूर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए, सो अगर कुछ का कल्टीवेशन भी करती होगी तो उसको बार बार इरिगेशन के लिए पानी लाना पड़ता। जो उसके पिताजी थे वो बहुत ही मेहनत करके मेज और ग्रेन्स का क्या करते थे, खेती भी करते थे, लेकिन इतनी नहीं कर पाते थे जो पूरे वो होल ईयर वो अपनी फैमिली को खिला सके। सो और सबसे इम्पॉर्टेंट कि यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, मामा की फैमिली के पास टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं था, वो यूज़ भी नहीं करते थे, जिससे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। यहाँ पे जो न्यूजीलैंड में पीटर की कहानी थी वहाँ पे इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस, लैंड का, सॉइल का, वो तो बेटर था ही, साथ ही साथ पीटर क्या था, पीटर की फैमिली वेल नोन थी किस चीज़ से, टेक्नोलॉजी से। सो ये सारी चीज़ें, तो द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेस डिफरेंट। तो जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी थी, जो रिसोर्सेज दोनों के पास मौजूद थे, यही एक मेन कारण था। रिसोर्सेज के कारण ही ना, वाटर का रिसोर्सेज कम था माँ बाप के पास, जिसके कारण उसको बहुत दूर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। यहाँ पे इसको इजीली मिले, रिसोर्सेज के कारण ही, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज उसके पास थी नहीं माँ बाप के पास, तो वो अच्छे से खेती नहीं कर पाती थी, उसके पिता खेती नहीं कर पाते थे, ऑर्गेनिक के बारे में उनको पता नहीं होगा, तो वो उसके पास उस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं थी वो रिसोर्सेज की, तो वो कर नहीं पाते थे। तो जो डिफरेंसेस देखने को मिली है वो क्या मिली है, जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इसी के कारण। तो यहाँ पे यही बोला गया। तो ये कहानी से हम लोगों ने ये कहानी पढ़ ली अच्छे से। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एज अ रिसोर्सेज क्या, लैंड। तो लैंड भी हमारा क्या है, एक रिसोर्सेज है। हमारे नीड्स को, हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए लैंड है। ऑब्वियसली नीड्स और सेटिस्फैक्शन तो दूर की बात, हम लोग अगर लैंड नहीं होता तो रहते कहाँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, हम लोग कहीं पे भी जहाँ पे भी हो लैंड पे ही हैं। सो तो लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए लैंड पहले पढ़ने को आपको मिल रहा है। तो लैंड हम लोग पढ़ते हैं लैंड एज अ रिसोर्सेज। तो लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली वी नो वेरी वेल कि लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे लिए। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अब लैंड क्या बोल रहा है कि पूरी लैंड जो है हमारा, पूरा अर्थ का मात्र 30% लैंड है, यानी पूरी अर्थ पे जितनी भी एरिया है उसका 30% केवल लैंड है, और 70% क्या है, तो वाटर। आप लोग को पता है कि वाटर बॉडीज क्या है, ज़्यादा है लैंड के, सॉरी अर्थ के ऊपर। तो अर्थ की पूरी एरिया पे लैंड का हिस्सा कितना है, तो केवल और केवल 30% है। अभी बात खत्म नहीं हो, आगे देखो। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। लेकिन ये जो 30% मिला भी हम लोग को, जो अर्थ का जो सरफेस पूरे एरिया का जो 30% लैंड मिला भी, उस छोटे परसेंटेजेस में पूरा का 30% हम लोग रहने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। सारे 30% पे ऐसा सिचुएशन नहीं है जो हम लोग क्या कर सकें, पूरे 30% पे कवर कर सकें। यानी कि इतना छोटा अमाउंट तो एक ऑलरेडी हमें मिला हुआ है 30% लैंड का, और वो 30% लैंड भी हम पूरी तरह से क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। और क्यों यूज़ नहीं करते, ऑब्वियसली हम लोग को कोई ऐसा तो है नहीं कि यूज़ क्यों नहीं करते, तो वो रहने लायक नहीं है। ऑब्वियसली हम
वैसा ही जगह रहेंगे जहाँ पे हमारी सूटेबिलिटी हो, अच्छी तरीके से हमें सारी चीज़ जो हमें ज़रूरत है वो मिले। अब लैंड पे आप वैसा जगह रह रहे हो जहाँ पे पानी दूर 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 तक पानी नहीं है, और पानी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, पानी के बिना हम लोग जी नहीं सकते, तो वैसा लैंड में कोई नहीं रह सकता है। तो 30% में भी कुछ परसेंट पे ही हम लोग क्या करते हैं, हैबिटेबल है, और कुछ परसेंट क्या है, नॉन हैबिटेबल लैंड है। समझ में आ गया होगा। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। इसलिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला गया, आप कभी कहीं देखते होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जगह कम पड़ रही है रहने के लिए, जबकि कोई अदर साइड आप लैंड का पार्ट देखे होंगे जहाँ पे पॉपुलेशन है ही नहीं, नामात्र की है, एंड लैंड पूरा ऐसे ही खाली पड़े हैं। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किसके कारण हुआ, किस चीज़ के कारण, कहीं पे आपको मोस्ट पॉपुलेटेड पॉपुलेशन मिल रहा है एंड कोई जगह पे आपको पॉपुलेशन है ही नहीं। तो ये किसके कारण हो रहा है, तो मेनली इसके कारण हो रहा है कि लैंड का वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है एंड लैंड वहाँ पे किस तरीके से। अब लैंड एरिया पे आप ऐसा जगह जो जहाँ रॉकी हिली एरिया, तो हिल एरिया पे घर बनाओगे, आप कैसे बना पाओगे, वो भी लैंड का ही पार्ट है, बट वो हिल्स पे आप घर बना पाओगे नहीं, बना वहाँ पे आप रह पाओगे नहीं, रह पाओगे। तो उस टाइम के वहाँ पे आप कहीं पे आप डेजर्ट वाले पार्ट पे चले जाओगे तो वहाँ का क्लाइमेट इतना हॉट है, वहाँ पे रह पाओगे नहीं, रह पाओगे। तो ये किस पे डिपेंड होगी, ये किस लिए इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि लोगों के पॉपुलेशन एक जगह ज़्यादा है एंड दूसरी जगह कम है। तो ये लैंड के क्लाइमेट और लैंड का जो सिचुएशन है, तो सारे चीज़ क्लाइमेटिक कंडीशन और लैंड का जो प्लेस है उस पर डिपेंड करता है। The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas, susceptible to water, ये सारे चीज़ logging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely पॉपुलेटेड और अनहैबिटेटेड। अब ये सारी रीज़न बोला गया, जैसे कौन कौन रीज़न आपका यहाँ पे, जैसे रग्ड टॉपोग्राफी, यानी वैसा रीज़न जहाँ पे प्लेन एरिया रग्ड हो, बहुत ही उबड़ खाबड़ जैसा रीज़न हो, जहाँ पे कहीं पे आपके हिल्स हो गए, कहीं पे नॉर्मल ये है वो, स्टेप स्लोप्स, जहाँ पे स्लोप्स हो ज़्यादा, माउंटेन्स एरियाज़ हो गए, लो लाइंग एरियाज़ जहाँ पे पानी की कमी हो रही हो, डेजर्ट एरियाज़, थिक फॉरेस्टेड एरिया जहाँ पे घने घने जंगल हो, नॉर्मली स्पार्सली बहुत ही कम क्या होते हैं, ये सारे जगह जो होते हैं लगभग क्या होते हैं, खाली होते हैं, यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, और बहुत ही क्या होते हैं, कम पॉपुलेटेड होते हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, या तो उस वहाँ लोग रहते ही नहीं है, अनहैबिटेटेड। तो ये सारा पार्ट क्या हो गया, चला गया, हमारे यूज़ में तो है नहीं। अब डेजर्ट एरिया हम लोग रह नहीं सकते हैं, वहाँ पर आपका जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे भी रह नहीं सकते। तो ये सारे परसेंटेज तो 30% में ही इंक्लूड होंगे ना, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन होता है, अदरवाइज यहाँ पे अनहैबिटेटेड यानी कि रहते ही नहीं हैं लोग। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे क्या बोला जा रहा है आपका, मोस्टली अनहैबिटेटेड यहाँ पे होते हैं। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, Hence, these are densely populated areas of the world. अब लोग रहना कहाँ पे पसंद करते हैं, तो प्लेन एरियाज पे, यानी जहाँ पे समतल हो, जहाँ पे लोग अच्छे से रह सके। प्लेन एरियाज क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, कल्टिवेटेड और फर्टाइल वाले एरिया होते हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं, एग्रीकल्चर भी अच्छे से होते हैं, और वहाँ पे आपके क्या होते हैं, प्लेन एरियाज पे रिवर्स वगैरह भी ज़्यादा बहते हैं। सो ये सारे रीजन पे क्या होते हैं, डेंसली पॉपुलेशन होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे होते हैं। तो ये सारे रीजन पे पॉपुलेशन क्यों, क्योंकि लोगों को यहाँ पे इजीली सारी चीज़ क्या हो रहा है, जो उनकी लाइफ को जीने के लिए जो नीड्स है वो सारी चीज़ मिलती है यहाँ पे। तो ऐसे रीजन क्या होते हैं, दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं ये सारी चीज़। तो लैंड एज ए रिसोर्सेज समझ में आ गया। अब लैंड का यूज़ हम कैसे करते हैं वो चलिए देखते हैं। लैंड का यूज़ देखिए, लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries. लैंड का यूज़ बहुत तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लोग जहाँ रहते हैं घर बनता है, बिल्डिंग हाउसेज, वो लैंड का यूज़ हो गया। आप एग्रीकल्चर किस पे करते हो, लैंड पे करते हो। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ बनते हैं, फॉरेस्ट्री यानी कोई फॉरेस्ट बनता है तो वो भी क्या होता है, आपका लैंड पे बनता है। तो ये सारे कॉमन टर्म है लैंड यूज़ का। ये सारी चीज़ क्या है, दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज अ लैंड यूज़। Can you list all the different ways in which Mambas and Peters family use their land? अब बोला जा रहा है कि आप
आप ऐसा कुछ डिफरेंट वेज तरीका निकाल सकते हो। वहाँ पे जो मांबा जहाँ पे रहती थी अफ्रीका वाले रीजन पे जहाँ पे पानी दूध, वहाँ पे क्या कर सकते थे लैंड के साथ, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हो। और पीटर वाले लैंड पे आप और डिफरेंट वेज तरीके से उसका यूज़ कर सकते हो, वो बता सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड है और ये आपका टास्क भी है कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते थे। पीटर जहाँ रहता था उसका लैंड एंड मांबा जहाँ रहती थी उसका लैंड का। तो ये आपको वर्क दिया गया। तो ये समझ में आ गया लैंड यूज का। एंड आगे क्या बोला जा रहा है, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हेयर क्या बोला जा रहा है आपको कि लैंड का जो यूज है वो डिटरमाइन करता है फिजिकल फैक्टर्स पे। फिजिकल फैक्टर्स मीन्स क्या, जैसे कि टोपोग्राफी। अब लैंड के जो सरफेस है वो कैसे है, वो डिफाइंड करता है कि वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे। ऑब्वियसली अगर हिली एरियाज होंगे तो लोगों के रहने में मुश्किल होगी, तो लैंड का टोपोग्राफी डिफाइन करता है कि लैंड का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। अब हिली एरियाज है तो लैंड का यूज़ हम लोग बेसिकली, आपको पता होगा कि हिली एरियाज पे चाय वगैरह की खेती ज़्यादा अच्छी से होती है, तो उस पर उसी तरीके के यूज़ कर सकते हैं लैंड का। हम लोग रह नहीं सकते स्लोप वाले एरिया में ज़्यादा तरीके से, बहुत ही कम लोग होते हैं। फिर आपको क्या और अदर जैसे कि यहाँ पे क्या और क्या है, सॉइल। वहाँ का सॉइल जैसे डिपेंड, अब लैंड पे कौन सा सॉइल, आपको पता होगा कि ब्लैक सॉइल बहुत ही अच्छा होता है किस चीज़ के लिए, तो आपका कॉटन के लिए। तो ब्लैक सॉइल पे आप मेज़ या बार्ले तो उगा नहीं सकते हो, कल्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए वो बेटर नहीं है। तो आपको वो देखना पड़ता है कि इस पे आपको किस तरीके के सॉइल मिल रहा है, तो उसी तरीके के आपको क्या करना पड़ता है, कल्टिवेशन करना पड़ता है। और क्या वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी आपकी चलेगी। वहाँ पे मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब आपको मिनरल्स है, आपको पता चला कि इस लैंड के नीचे मिनरल्स हैं, ठीक है, तो आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस चीज़ की। तो टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे आपको पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के नीचे कुछ मिनरल्स है, लेकिन आपके पास वो चीज़ टेक्नोलॉजी, आप हाथ से तो खुदाई नहीं करोगे ना मिनरल्स निकालने, माइनिंग करने के लिए कोई भी चीज़, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो आप खेती करे जा रहे हो उसके ऊपर, जबकि वो क्या है, बेस्ट है, वो वहाँ पे आपकी खेती क्या हो रही है, वो सुटेबल नहीं हो रही है, क्लाइमेट सुटेबिलिटी नहीं है खेती करने के लिए, तो वो चाह रहा है कि इस पर माइनिंग हो, लेकिन आप खेती कर रहे हो, जहाँ पे खेती होनी चाहिए वहाँ पे माइनिंग कर रहे हो। तो ये डिफाइन करता है फिजिकल फैक्टर्स कि आप लैंड का यूज़, उसके फैक्टर्स को देख के उसका यूज़ करो, ठीक है। ये सारी चीजें अवेलेबल। अब दूसरा क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स, यानी लैंड का यूज दो तरीके से करना है। पहला क्या है, एक फिजिकल फैक्टर देखकर, एंड सेकेंडली ह्यूमन फैक्टर्स को देख के। तो ह्यूमन फैक्टर्स क्या, सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। ऑब्वियसली अब लैंड यूज पैटर्न का ह्यूमन फैक्टर्स भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहले आपका पॉपुलेशन, अब बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड वाला एरिया पे आप लैंड का कोई काम करने जा रहे हो, अब वहाँ पे आप बनाने जा रहे हो बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज या ऐसा, आपको पता होगा कि जो माइनिंग वगैरह ऑयल का या गैसेस वगैरह का होता है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर कुछ दूरी तक क्या होते हैं, खाली करवा दिए जाते हैं लोग। जैसे अभी कहाँ पे, असम में ना ऑयल, आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा कि असम में क्या हुआ है, आपका ऑयल का जो डिगिंग होता है, निकाला जाता है, वहाँ पे लीक हो गया था, लीक हो रहा है, शायद अभी करेंटली में हो रहा है, अभी तक शायद बुझाया नहीं गया, तो उसमें आग लग गया। तो वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया इसलिए हटा दिया जाता है, कभी बाय चांस क्या हो, क्योंकि ये सारी चीज़ में क्या होती है, बहुत ही सेंस होता है, मतलब बहुत ही सेंसिटिव वाली बात होती है कि तुरंत कभी भी कुछ हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर वाले रीजन को क्या किया जाता है, कुछ किलोमीटर तक या कुछ मीटर तक लोगों को हटा दिया जाता है, वहाँ पे घर वगैरह बनाने नहीं दिया जाता है। तो इसलिए बोला है। तो अब आप लैंड का यूज़ करने जा रहे हो, वहाँ पे पता चला मिनरल से, आप देखो वहाँ पे बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ पे लैंड का यूज़, वहाँ पे पॉपुलेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि वहाँ पे लैंड का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हो। वहाँ पे वो आप ऑयल का डिगिंग का इंडस्ट्री तो नहीं लगा सकते हो, कोई भी इंडस्ट्री भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उससे बहुत ही पॉल्यूशन फैलता है, तो वहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन होगा तो वो ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे रीजन्स आपके डिटरमाइन करते हैं कि उस लैंड का यूज़ का पैटर्न आप कैसे कर सकते हो। तो दो फैक्टर आपको लैंड का यूज़ करने के लिए दो फैक्टर होंगे, एक होगा आपका फिजिकल फैक्टर और एक होगा ह्यूमन फैक्टर्स, जो डिटरमाइन करेगा कि आप लैंड यूज़ कैसे कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया का। यहाँ तक क्लियर हो गया। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब लैंड को ऑनरशिप के अकॉर्डिंग भी डिफाइन किया गया। ऑनरशिप मीन्स उस जो लैंड का अधिकार के अकॉर्डिंग भी क्या है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड कब बोलेंगे, तो प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल
यानी कि प्राइवेट लैंड बेसिकली वैसा लैंड जो कि लैंड खरीदा गया होगा किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एक इंसान के द्वारा खरीदा गया। जैसे हमारा होता है ना घर जो लैंड होता है वो किसी हमारे जो गार्जियन उनके नाम पे होता है, तो उस लैंड पे सिर्फ आप ही का या जो आपके गार्जियन होंगे उन्हीं का अधिकार होगा ना, कोई अदर पर्सन को तो नहीं अधिकार होगा। तो वैसा लैंड जो कि जिनका इंडिविजुअल पर्सन उसके मालिक होते हैं, तो वैसे लैंड को क्या बोलते हैं? प्राइवेट लैंड। एंड सेकेंडली क्या है आपका? कम्युनिटी लैंड। क्या है सेकेंडली आपका? कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड क्या है यहाँ पे? वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मैकेनिकल हर्ब्स। अब कम्युनिटी लैंड ऑब्वियसली एक है आपका प्राइवेट लैंड जो कि आपका इंडिविजुअल जो पर्सन खरीदता है वो प्राइवेट लैंड हो गया। कम्युनिटी लैंड होता है जो बहुत सारे लोग मिलकर एक लैंड को लैंड के ऑनर होते हैं, यानी कि उन कॉमनली होता है और उस पर कॉमन चीज़ यूज़ होते हैं। मीन्स सारे लोग उस लैंड का यूज़ कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ जैसे कि आपका क्या होता है अलग, जैसे आप कलेक्शन करते हो किसी जगह को फ्रूट्स का, नट्स का, ये सारी चीज़, तो सब लोग उस पर क्या करते हैं? काम करते हैं। उस जगह पे क्या होता है? सारे लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। उस पर सबका अधिकार लगभग होता है, तो ये सारे हो जाते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोला जाता है। अब यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है आपका? People and their demands are very growing but the availability of land is limited। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पीपल और उसके डिमांड लगातार क्या और बढ़ते जा रहे हैं। पॉपुलेशन हम लोग देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। सो पीपल और उनके जो डिमांड्स है वो भी क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहा है। लेकिन लैंड तो नहीं बढ़ रहा ना। लैंड तो जो 30% था पूरे अर्थ का वही 30% है। उस 30% में भी आधा आपका अनहैबिटेबल वाला रीजन आ रहा है और आधा ही हैबिटेबल वाला रीजन आ रहा है। तो पीपल और उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है बट लैंड की अवेलेबिलिटी उतनी ही है जितना पहले थी, यानी लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऑब्वियसली जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो भी क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह अंतर करती है। कहाँ आप देख रहे हो थार डेजर्ट, वहाँ की क्वालिटी क्या है? वहाँ पे कोई क्वालिटी नहीं, वहाँ पे पानी नहीं है अवेलेबिलिटी, तो वहाँ पे खेती नहीं होती है, वहाँ पे लोग नहीं रह सकते हैं। जबकि आपका प्लेन एरिया जो नॉर्दर्न जो इंडिया साइड है आपका यूपी बिहार ये सारे वाले रीजन जो आपके वो सारे आपके क्या बहुत ही फर्टाइल वाले रीजन है, तो ये सारे भी अंतर करते हैं आपके। पीपल स्टार्टेड इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप commercial areas, houses, complexes in the urban areas and to expand the agriculture land in the rural areas। तो अब क्या हो गया? पीपल क्या कर रहा है? धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा है कॉमन जो कॉमन लैंड आपका बनाया गया था, जो भी आपका होता है जो कॉमनली सारे लोग उस पर काम करते हैं, उस पर फिर एक अधिकार जमाते जमाते उस पर क्या करने लगा? बहुत ज़्यादा उस पर कॉमर्शियल काम करने लगा, यानी कि उसका यूज़ करने लगा कॉमर्शियल पर्पसेस के। जैसे वहाँ पे बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, बिल्डिंग्स बना दिए गए, होटल्स बना दिए गए इन दी अर्बन एरिया, शहरी एरिया में। जबकि जो एग्रीकल्चर होते हैं, अब शहर में तो आप कॉम्प्लेक्सेस ये सारी चीज़ें बना दी, तो खाने के लिए तो एक चाहिए ना अनाज वगैरह, तो वो उसके लिए भी तो उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहे हैं? रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर बढ़ा रहे हैं एंड अर्बन एरियाज़ में कॉम्प्लेक्सेस, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स जैसे जैसे ऊपर जाते रहेगी वैसे वैसे सारी चीज़ क्या होंगी? ज़्यादा बनते जाएंगे। अभी एक अच्छा चलो बता देती हूँ। अभी जो हमारा कोरोना वायरस के चक्कर में क्या हो रहा है, जो हमारे धीरे धीरे क्या हो रहा है? सारी चीज़ ठप पड़ते जा रहे हैं। बोला जा रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया है, बहुत ही इकोनॉमी प्रॉब्लम हो चुके हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी लोगों के पास, अब तो खुल गया लॉकडाउन, लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या था? लोगों के पास काम नहीं थे तो डिमांड नहीं था। अगर काम नहीं है तो उनके पास पैसा नहीं है तो वो खर्च करने में सोचेंगे ना कि नहीं सोचेंगे, ऐसे खर्च कर देंगे। तो खर्च नहीं कर रहे थे तो आप कोई चीज़ पैसा नहीं निकाल रहे थे खरीदने के लिए। अब पहले से जो प्रोडक्ट 10 था वो 10 ही है, अब खरीद ही नहीं रहा है, तो वो 10 प्रोडक्ट होने के बावजूद भी फैक्ट्री और बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। वो सोचेगा पहले ये 10 प्रोडक्ट बिक जाए फिर मैं बनाऊंगा। सो वो फैक्ट्री डिपेंड। लेकिन तो यहाँ पे जो डिमांड ही नहीं बढ़ रहा था, ये जो ड्यूरिंग लॉकडाउन था वो डिमांड नहीं बढ़ रहा था। लेकिन हम अभी ओवरऑल देखेंगे तो पूरी दुनिया में क्या है? धीरे धीरे पीपल आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके डिमांड भी बढ़ रहा है। लोगों को ये मिल गया तो इससे आगे चाह रहे कि अच्छा इससे इंक्रीजमेंट करेंगे तो ये अच्छा चीज़ है, तो उससे अच्छा चीज़ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ क्या होती है? डिमांड पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे तो वो इकोनॉमी की बात थी। तो चलिए यहाँ पे क्या, जैसे जैसे पीपल की डिमांड बढ़ी वैसे जैसे कि इसी के कारण क्या हो रहा है? अर्बन एरियाज में कॉम्प्लेक्सेस, रिसोर्ट, ये सारी चीज़ बन रहे हैं। रूरल एरियाज में खाने के लिए भी चाहिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा दिया जा रहा है। इसके कारण से हमें प्रॉब्लम तो होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि
आप बढ़ा रहे हो, कैसे बढ़ा रहे हो, तो वो लिमिटेड लैंड पर ही हमें आगे करना है ना। तो जो फॉरेस्ट का एरिया था उसको आप काट कर एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको काट कर आप क्या करो, उसमें बड़े बड़े हाउसेज, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हो। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही हार्म होगा, जो कि हम लोग को पता है। अब इन्वायरमेंट अब हम लोग इतनी इन्वायरमेंट को अफेक्ट किए हैं, तो इन्वायरमेंट हम लोग को क्या दे रहा है, सजा दे रहा है। देख रहे हो कितनी नेचुरल कैलामिटी 2020 में आ रहे हैं आपके, क्या साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, एस्ट्रॉइड्स टकराने वाला है। एंड ये भी एक नेचुरल ही है, वायरस जो दिया गया है कोविड-19। तो कितने नेचुरल ने हम लोगों ने कितने उसको दुख दिए, सो उसके बदौलत वो हमें अब दे रहा है। सिंपल सी बात है। अगर अभी भी लोग नहीं समझेंगे, अभी भी लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को सेफ नहीं करेंगे, तो अब कोई नहीं हो सकता। सो आप लोग तो बिल्कुल करना इन्वायरमेंट का सेफ। चलो आगे पढ़ते हैं। Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। और अब हम लोग इसके कारण क्या हो रहा है, जो हम लोगों ने जो लैंड यूज़ है उसका पैटर्न चेंज करते चले गए, धीरे धीरे जो लैंड का यूज़ था उसको और बढ़ाते गए, जिसके कारण से हमारे सोसाइटी में जो कल्चरल चेंजेस है वो भी बहुत देखने को मिलती है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट। ये थ्रेट धमकी, मतलब कि हम इन्वायरमेंट ये दिखा रहा है कि देखो तुम लोगों ने इतने सारे लैंड का यूज़ बेधड़ल्ले से किया है, यानी कि उसका सेटिस्फैक्शन इंसान पे तो होता नहीं। डिमांड के कारण आपने लैंड का यूज़ जितनी होनी चाहिए उसे लिमिटेड से अनलिमिटेड करने लगा, तो उससे क्या हुआ, आपका लैंड स्लाइड्स होने लगा, आपका क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। कहीं पे आप देखते होंगे, सुनते होंगे लैंड का डिग्रेडेशन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल का जो अपर लेयर होता है वो उड़ गया, जिसपे आपका कल्टीवेशन होता था, अच्छे से फर्टाइल होता था। डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, अब सॉइल इरोजन हो गया, तो वो एरिया डिजर्टिफिकेशन ही कन्वर्ट हो जाएगा ना, वहाँ पे कल्टीवेशन होगा ही नहीं, आप कोई अनाज उगा ही नहीं पाओगे, तो धीरे धीरे वो बंजर बढ़ते जाएगा वो एरिया। ये सारे क्या है, थ्रेट्स है इन्वायरमेंट के द्वारा हम लोग को दिखाने के लिए कि देखो अब आप लोग संभल जाओ, इन्वायरमेंट से छेड़खानी करना बंद कर दो। बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटीज। ये सारे चीज़ किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत ही बढ़ रहा है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन धड़ल्ले से किए जा रहे हैं हर जगह, और एग्रीकल्चर सेक्टर भी बढ़ाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर किसी चीज़ पे करोगे तो वो भी क्या करोगे, लैंड पे ही करोगे, और वो लैंड आएगा क्या, फॉरेस्ट का पार्ट अब काटने जा रहे हो, फॉरेस्ट को कन्वर्ट करके एग्रीकल्चर बना रहे हो, फॉरेस्ट को काट के एग्रीकल्चर बना रहे हो। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि फॉरेस्ट पूरा कट जाएगा, एग्रीकल्चर का कोई काम नहीं होगा, फिर वो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी तो आप जानो। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आती है छोटा सा पार्ट है कंजर्वेशन ऑफ लैंड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये सारी चीज़ देख लिए, अब कंजर्व करना है लैंड को। कंजर्व करना यानी बचाना कैसे है लैंड को, वो देख लेते हैं। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear losing of their natural resources। अब growing population का ग्रो होना और उनकी डिमांड बढ़ना, ये बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है लैंड का। फॉरेस्ट का सबसे पहले डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। और ये जो हमारा जो अरेबल लैंड है, जो हमारा जिस पे हम लोग कृषि कर, एरेबल लैंड मीन्स जिस पे हम लोग क्या कर सकते थे, एग्रीकल्चर कर सकते थे, वो सारी चीज़ क्या, ये सारे लैंड क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज खोते जा रहे हैं। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। अब इसी के कारण हम लोग प्रेजेंट में बहुत जगह क्या देखते हैं, लैंड का डिग्रेडेशन देखते हैं, जिससे अब हम लोग को क्या ध्यान देना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको रोक कैसे सकते हैं, तो कंजर्व कैसे कर सकते हैं लैंड को, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। जैसे हम लोग एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, लैंड रिक्लेमेशन, एक सेकेंड दिख नहीं रहा होगा आपको, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग। यानी हम लोग एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, लैंड रिक्लेमेशन कर सकते हैं, यानी लैंड का सुधार कर सकते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, जो हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं अच्छे कि हमारी फसल अच्छी हो, तो लोग क्या करते हैं, लालची हो चुके हैं, तो फर्टिलाइज़र का जितना यूज़ है उससे ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, जिसके कारण से आप एक टाइम तो आप उससे ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हो, लेकिन
बाकी जो रेस्ट पीरियड है वो आपका खत्म हो जाएगा, जो मिलता था वो भी नहीं मिलने वाला। तो ये सारे चेक करना चाहिए कि फर्टिलाइजर्स का यूज़ क्या हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, उससे ओवर यूज़ नहीं हो रहा, ओवर ग्रेजिंग नहीं हो रहा है कहीं पे भी। तो ये सारे कॉमन मेथड्स हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं लैंड रिसोर्सेज का। यहाँ पे आपका लैंड रिसोर्सेज पूरी तरीके से खत्म हुआ और आपको होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया। सो आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट डे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में, यानी सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। सो बाय, हैव अ नाइस डे एंड अच्छे से रहो, सेफ से रहो।